हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको। मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, हाई प्रोफाइल मर्डर की चौथी किस्त। विनोद कुमार को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक कुछ नहीं होता। सो विनोद कुमार अब खतरे से बाहर था और उसे आज ही स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया था। 2 दिन बाद अब से कुछ देर पहले ही कुमार को होश आया था। होश में आते ही कुमार ने समीर और आसमा को बुलवाया। निशा और प्रिया ने लाख चाहा कि कुमार अभी कुछ दिन और रेस्ट करे, पर कुमार ने उनकी एक ना सुनी। नतीजे के तौर पर समीर और आसमा उसके कमरे में थे और वो निशा और प्रिया को इस बेचारगी से देख रहे थे जैसे कि इसमें उनकी कोई खता नहीं है। सर, अभी आसमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कुमार ने उसकी बात को बीच से काटते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नो फॉर्मेलिटीज़। बट सर, इस दफ़ा समीर कुछ कहने जा रहा था, पर एक बार फिर कुमार ने उसकी बात को बीच से काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। गुड, वेरी गुड। निशा ने थम्स अप दिखाते हुए और अपनी गर्दन को हिलाते हुए कुछ इस तरह से कहा कि कुमार के अलावा सबके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अमीषा मर्डर केस पर तुम दोनों मुझे अभी तक की रिपोर्ट दो, कुमार ने आसमा और समीर से कहा। अभी वो कुछ कहते कि इससे पहले बाहर से अनूप इजाज़त लेकर अंदर आया और उसने बताया कि कमिश्नर साहब खुद कुमार को देखने के लिए आए हैं। इस वक्त वो कमरे के बाहर ही मौजूद हैं। कुमार के चेहरे पर नागवारी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, पर उसने गर्दन के इशारे से निशा को कमिश्नर को लाने के लिए कहा और निशा प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और कमरे से बाहर गई। अनूप भी उसके पीछे पीछे बाहर गया। आसमा और समीर भी जाना चाहते थे, पर कुमार ने उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। कमिश्नर साहब निशा और प्रिया के साथ कमरे में दाखिल हुए, पर वह अकेले नहीं थे। उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर जय किशन और उसका बेटा सागर भी था। यूँ तो कई बड़ी हस्तियां कुमार से मिलने के लिए आई थी, पर डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी। कमिश्नर को देखकर लेटे हुए कुमार ने उठने की कोशिश की। लेटे रहो भाई, लेटे रहो, कमिश्नर ने कहा और तेज़ी से कुमार के बेड के करीब पहुँच गया। गुड इवनिंग, कुमार ने मुस्कुराकर कमिश्नर से कहा। कैसे हो तुम? कमिश्नर बोला। एकदम फिट, कुमार ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। देखा जय किशन साहब, अभी ये मौत के मुंह से बाहर आया है और कहता है एकदम फिट। इस दफ़ा कमिश्नर ने मंत्री जय किशन से कहा और वो हाथ जोड़े तेज़ी से कुमार के पास आया और कहने लगा, नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते, कुमार ने लेटे लेटे ही मुस्कुराकर कहा। आप एकदम ठीक, मंत्री जी मायने खेस अंदाज में बोले और कुमार ने एक बार फिर मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। ये मेरा बेटा है सागर, मंत्री जय किशन ने कुमार को सागर को बताते हुए कहा। आप सागर? अब सागर खुद भी कुमार के नज़दीक आ गया था। हेलो सर, सागर ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कुमार से कहा और कुमार ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला दी, पर पता नहीं क्यों मंत्री और उसके बेटे को देखकर आसमा और समीर के गुस्से के मारे बुरा हाल था। आप इसको जानते होंगे, जय किशन ने बड़े ही गौर से कुमार की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा लग तो रहा है, पर शायद मैं इसे नहीं जानता, कुमार कुछ सोचते हुए बोला। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसने आपको गोली मारी थी। ये अमीषा के घर इसका ब्रेसलेट ढूंढने गया था, जो वहाँ पर गलती से छूट गया था, पर तुमसे टकराव हो गया और मजबूरन सागर को वहाँ से भागने के लिए तुमको शूट करना पड़ा। जय किशन निहायत इत्मीनान से बोल रहा था और कुमार गुस्से के मारे उठ बैठा। अगर समीर ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर उसे पकड़ ना लिया होता तो शायद मंत्री और उसके बेटे पर कुमार ने हमला कर दिया था। समीर कुमार को संभाल रहा था। कुमार के कानों में निशा और प्रिया की आवाज़ें आ रही थी, जो सागर को गालियाँ दे रही थीं। कुमार ने उनकी तरफ देखा। आसमा ने उन दोनों को पकड़ रखा था, संभाल रखा था। जो ही कुमार की नज़रें आसमा पर पड़ी, आसमा ने कुमार की निगाहों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। अब कुमार ने अपने को पकड़े हुए समीर की तरफ देखा तो समीर ने भी हाँ में गर्दन को हिलाई।
कि असल कातिल और हमलावर यही है। जय किशन गंदी सी आवाज़ के साथ हंस रहा था और सागर बड़ी हिकारत से कुमार को देख रहा था। कमिश्नर के चेहरे पर सख्ती और खामोशी थी। तुम सोचते होगे कि मैंने खुद को क्यों बता दिया? तुम सोचते हो कि मैंने खुद ही तुमको क्यों बता दिया? जय किशन चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। कुत्ते, तू ये सब कुमार साहब को इसलिए बता रहा है क्योंकि हम तेरी गिरबान तक पहले ही पहुंच चुके थे। आसमा ने चीख कर खूंखार आवाज़ में कहा और फिर कुमार को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। सर, हम आपका होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, समीर ने ज़ोरदार आवाज़ में सागर और जय किशन को गुस्से में देखते हुए कहा। सर, जॉनी से मुझे बहुत सारे क्लू मिले और जो आपने कपड़े का टुकड़ा मुझे दिया था, इत्तेफाक से उस पर टेलर का नाम भी लिखा था, जिसकी वजह से हमें इसका पता बड़ी आसानी से चल गया। आसमा बोली। और बोलो, अपने सर को पूरी रिपोर्ट पेश करो। जय किशन फिर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला और कुमार ने कमिश्नर की तरफ देखा तो कमिश्नर ने मुंह फेर लिया। कमिश्नर को क्या देखता है, वो क्या करेगा हमारा? मैं मंत्री है, मेरे बेटे सागर का बच्चा था उस अमीषा छिनाल के पेट में। सागर ने बोला, उसको गिरा दो। और वो बोली, मेरे को चाहिए, अब मुझे सुधरना है, तुमसे शादी करना है। और जब वो किसी तरह से भी नहीं मानी तो फिर मजबूरन उसका मर्डर कर दिया। सागर अपने बाप की बात को बीच से काटते हुए जहरीले लहजे में बोला। फिर मैंने अमीषा के घर वालों को इतना पैसा दिया कि खुद ही अपनी खुशी से हमारा साथ देने लगे। जय किशन अपना मुंह कुमार के मुंह के नज़दीक करता हुआ बोला। सब कुछ ठीक हो गया था, फिर 2 दिन बाद पता नहीं तुम कहाँ से आ मरे। सागर नहायत ही गंदे तरीके से बोला और समीर गुस्से के मारे उसे मारना चाहता था, पर कुमार ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, कुमार समीर को रोकता हुआ बोला। अब उसने अपने हाथों से सिरिंज को उतार फेंका था और बिखरे हुए शेर की तरह खड़ा उन बाप बेटों को खूंखार नज़रों से घूर रहा था। शायद कुमार की गोली के जख्म के टाके टूट गए थे और उसका सीना और कपड़े खून में गीले हो गए थे, पर प्रिया और निशा कुमार की यह हालत देखकर जोर से चीखीं, कुछ नहीं होने का, मैं नहीं मरने का। कुमार ने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर निशा और प्रिया से ज़ोरदार आवाज़ में कहा, तू नहीं मरेगा तो क्या हम मरेंगे? सागर जोर से हंसते हुए बोला। हाँ, दोनों की दोनों मरोगे और इस बात का गवाह ये कमिश्नर है। कुमार ने पुरवाब लहजे में बड़े सुकून से कहा। तुम्हारी औकात नहीं मेरे आगे, तुम एक मामूली पुलिस वाला हमसे टकराएगा? जय किशन ने हिकारत से कहा। जय किशन, मेरे पापा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे बास्टर्ड, प्रिया तैश में बोली। शायद आसमां से ना पकड़ी होती तो वो अभी इन बाप बेटों पर हमला कर बैठी होती। मेरा पति शेर है और बेवकूफ़ इंसान, तूने तो खुद ही आकर शेर के मुंह में अपनी गर्दन दे दी है। तू और तेरा बेटा तो गया। निशा भी अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोली। कुमार, मैं औरतों से बात नहीं करता, मेरा बड़ा दिल है, तेरे लिए मेरा एक प्रपोज़ल है, कहते हुए वो कमिश्नर की तरफ देखने लगा। कमिश्नर, प्रपोज़ल दो कुमार को इस दफ़ा। सागर बोला। कुमार, अगर तुम इस केस से हट जाते हो तो ये केस हम सीबीआई को दे देंगे और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री का ऑर्डर है। कमिश्नर ने आगे बढ़कर कुमार को समझाने वाले अंदाज में कहा। वरना? कुमार ने कमिश्नर से सवाल किया। ये मुंबई शहर है और यहाँ हर दूसरे दिन किसी न किसी की मौत होती है। सागर गरज कर बोला। क्यों तुम अपनी बीवी को बेवा और बेटी को यतीम करना चाहते हो? जय किशन किसी सांप की तरह फुफकारा। कुमार ने समीर के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। शायद गुस्से के मारे जख्मी कुमार ने कुछ ज़्यादा ही ताकत से समीर की कलाई को पकड़ा था, क्योंकि जब उसने समीर की कलाई को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो उसके उस हिस्से का रंग बदल गया था। कुमार उल्टे ही 1-2 कदम पीछे चला और फिर अपने बेड पर पालती मारकर इस तरह बैठ गया जैसे कोई साधु तपस्या करने के लिए बैठता है। सभी उसे हैरत से देख रहे थे। वो बहुत ही निहायत ही खूंखार नज़र आ रहा था। कमिश्नर, कल मेरा इस्तीफ़ा तुम्हारे टेबल पर होगा। अब मुझे इस केस से कोई मतलब नहीं, कुमार ने कमिश्नर से ऊंची आवाज़ में कहा और समीर, आसमा, निशा, प्रिया सभी का मुंह हैरत से खुल गया। वो कुछ कहना चाहते थे, पर कुमार ने अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर उन सबको खामोश रहने का इशारा किया। इस्तीफे की ज़रूरत नहीं, बस तुम हमारे रास्ता मत काटो। जय किशन बोला। मुझे नहीं करनी अब यह नौकरी। कल मेरा इस्तीफ़ा आपके पास पहुंच जाएगा कमिश्नर, कुमार ने सख्त लहजे में कहा। मेरा इस्तीफ़ा भी कल आपके पास पहुंच जाएगा, समीर बोला। और मेरा भी इस्तीफ़ा कल आपके पास पहुंच जाएगा, आसमा ने भी कहा।
कुमार उन दोनों की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे कि उसे उनसे यही उम्मीद थी। अब आप सब लोग जा सकते हैं, कुमार ने किसी की भी तरफ देखे बगैर कहा और वो खामोशी से चले गए, क्योंकि शायद उनका काम हो गया था। इसलिए उनके जाते ही प्रिया डॉक्टरों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी और अरसल कमरे में दाखिल हुआ, जो कि काफ़ी वक्त से बाहर खड़ा था। कुमार की यह हालत देखकर उसने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को भींच लिया और बाहर जाने के लिए दौड़ा। शायद वो मंत्री और उसके बेटे को मारना चाहता था। अरसल रुको, कुमार ने कहा और अरसल रोबोट की तरह रुक गया। मैं उन सबको जान से मार दूंगा, अरसल गुस्से में दहाड़ा। हाँ, कुमार ने सपाट लहजे में कहा, पर इस वक्त मेरे पास आओ। अब की कुमार ने नरम लहजे में कहा और उन सबको अपने करीब बुलाकर फिर से कहा, पहले मुझे यहाँ से मेरे घर पर शिफ्ट करो। अब मेरा आगे का इलाज मेरे घर पर से ही होगा और कल रात का खाना तुम सब मेरे साथ खाओगे। अरसल, तुम जॉनी को फ़ौरन वहाँ से हटाकर मेरे घर शिफ्ट करो, उसकी जान को खतरा है। अब सारी बातें मेरे घर पर ही होंगी, कुमार ने सबको समझाने वाले अंदाज में कहा। इतने में प्रिया पूरी एक डॉक्टर की टीम अपने साथ लाई थी। डॉक्टर ने आते ही सबको बाहर जाने के लिए कहा और सब बाहर जाने लगे। समीर, आसमा, कल तुम दोनों अपने इस्तीफे के साथ साथ मेरा इस्तीफ़ा भी कमिश्नर के पास दे देना। जी सर, आसमा और समीर एक साथ बोले और फिर वो सब कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टरों ने ज़रूरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद निशा और सब ने मिलकर कुमार को उसके घर पर शिफ्ट किया। कुमार को उसके कमरे ही में अस्पताल की सारी सहूलत मुहैया करवाई गई। डॉक्टर ने कुमार को डिस्चार्ज करने को तो डॉक्टर तो कुमार को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं थे, पर मजबूरन उनको ये करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ मेरी 4th किस्त ख़त्म होती है। ये मेरी लिखी हुई कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगला हिस्सा लेकर मैं आऊँगा। ओके, बाय।